एपिसोड 41 अरशद का फैसला। मीनाक्षी जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरशद तू मुझसे वादा कर तू इस लड़की से दूर रहेगा, इससे शादी नहीं करेगा। अगर तुझे इसकी चिंता है तो हम इसकी शादी एक अच्छे घर में कर देंगे, लेकिन तू इससे शादी नहीं करेगा। मीनाक्षी जी की बात सुनकर अरशद की आंखें और चढ़ गई। उसने कहा, मॉम क्या आप मुझे खुश देखना चाहती है? मीनाक्षी जी ने कहा, यह तू कैसी बात कर रहा है? मैं तुझे खुश क्यों नहीं देखना चाहूँगी? इस पर अरशद ने और गंभीरता के साथ कहा, मॉम जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, क्या आप सच में मुझे खुश देखना चाहती है? मीनाक्षी जी ने कहा, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे दुखी कैसे देख सकती हूँ? ऑफकोर्स मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ। उनकी बात सुनकर अरशद के फेस पर स्माइल आ गई। उसने अनन्या को देखा और उसे अपने पास आने को कहा, मेरे पास आओ। अनन्या उसके सामने जाकर रुक गई। अरशद ने उसकी बाजू पकड़ी और खुद के करीब करते हुए उसे अपनी बगल में खड़ा कर दिया और उसकी कमर को अपनी बाहों में भर लिया। वही मीनाक्षी जी की आंखों में फिर से नफरत ने जगह बना ली। अनन्या ने उनकी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं की। अरशद भी यह देख सकता था। उसने कहा, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। अरशद ने यह कहा और अनन्या को देखा। वो किसी भी कीमत पर इस लड़की को खुद से दूर नहीं कर सकता था। वो उसकी थी, सिर्फ उसकी। वैसे तो अनन्या जानती थी अरशद उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो इससे पहले भी उसके लिए अपनी फैमिली के खिलाफ जा चुका था, मगर आज जिस तरह से मीनाक्षी जी ने उसे अपनी कसम दी, वो देखते हुए अनन्या को लगा जैसे उसकी जान बस निकल ही जाएगी। उसने अनन्या का हाथ पकड़ा और कहा, मेरी खुशी इसके साथ है। अगर आप मुझे सच में खुश देखना चाहती है तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात समझेंगी। वे कहते ही अरशद वहाँ से जाने लगा कि तभी मीनाक्षी जी ने एक बार फिर कहा, वहीं रुक जाओ। अरशद रुक गया। उसने अपनी मोम को देखा। मीनाक्षी जी चलकर उसके पास आई। एक नज़र अनन्या को घूरने के बाद उन्होंने अरशद से कहा, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। अरशद ने यह सुना और उसके फेस पर एक तिरछी स्माइल आ गई, जैसे वो जानता हो उसकी मोम आगे क्या कहने वाली है। मीनाक्षी जी कुछ मिनट रुकी और कहा, अगर तुम इसके साथ रहना चाहते हो तो शौक से रहो। आजकल के लड़कों का एक से ज़्यादा अफेयर होना नॉर्मल है। तुम भी इसके साथ रह सकते हो, लेकिन तुम शादी नहीं कर सकते। इधर उन्होंने यह कहा, वही सिंघानिया फैमिली के लोगों के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। क्या मीनाक्षी पागल हो गई थी? क्या उसने सुना नहीं अरशद ने क्या कहा था? वहीं एक बार फिर अनन्या के लिए ऐसे शब्द सुनकर अरशद का चेहरा गहरा हो गया। वो दांत पीसते हुए बोला, मोम मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, आपने अभी जो कहा उसे दोबारा कहने की सोचना भी मत। अगर ऐसा फिर से हुआ तो मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगा। तुम मीनाक्षी जी ने कुछ बोलना चाहा। उनकी बात को बीच में काटते हुए अरशद ने कहा, बस बहुत हो गया। आपने जो कहा मैंने सुन लिया। आपने कहा आप मेरी खुशियाँ चाहती है। क्या आपको पता नहीं है मेरी खुशियाँ सिर्फ ये लड़की है? आपको क्या लगता है मैं उसे अपने पास क्यों रखता हूँ? आपको कैसे पता होगा? आपने कभी मेरे बारे में सोचा होता तब शायद आपको समझ आता मैं क्या चाहता हूँ। खैर मेरा फैसला तब भी वही था और अब भी वही है। आप मेरी मोम है, मैं आपको दर्द देना नहीं चाहता। अच्छा होगा आप इन मामलों से दूर रहे। अरशद ने यह कहा और वहाँ से जाने लगा। मीनाक्षी जी को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या वो एक 2 कौड़ी की लड़की के लिए अपनी माँ के खिलाफ जा रहा है? उन्होंने सोचा और बिना सोचे समझे गुस्से में कहा, अरशद मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तुम इस लड़की से शादी नहीं कर सकते। इससे शादी करने से पहले तुम्हें इस लड़की और अपने परिवार में किसी एक को चुनना होगा। मीनाक्षी जी की इस बात से सिंघानिया फैमिली के रोंगटे खड़े हो गए। क्या उन्हें अंदाजा भी था उन्होंने अभी क्या कह दिया था? उनकी बातों से अरशद रुक गया। इस वक्त उसकी आंखें खाली थी। उसके फेस पर किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो दिखने में शांत लग रहा था। अनन्या ने उसे देखा। उसकी दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। उसे लगा वो बस अरशद को अब खो ही देगी। अरशद ने एक बार सबको देखा। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई, जैसे वो वहाँ खड़े सभी लोगों का मजाक उड़ा रही हो। लास्ट में उसकी नज़र अपनी मोम पर आकर रुक गई। उसने बड़ी आराम से कहा, अब जब आपने मुझे ऑप्शन दे दिया है तो मुझे नहीं लगता मुझे अब इस बारे में सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा फैसला अब भी वही है।
यह कहने के साथ ही उसने विशाल को कुछ इशारा किया और वहां से चला गया। उसके पीछे पीछे डैनियल और रिवांश भी चले गए। दूसरी तरफ एक कैफे में श्रुति और ईशान एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे और एक दूसरे को गुस्से में देख रहे थे। क्या तुम्हारा भाई पागल है? अगर उसे कहीं जाना ही था तो उसे मुझे बुलाने की क्या जरूरत थी? ईशान ने कहा। वो बहुत चिढ़ा हुआ था। जब वो मेहरा मेंशन पहुंचा तभी उसने रिवांश को बाहर जाता देखा। उसने उसे ग्रीट भी किया मगर रिवांश ने उसे देखा तक नहीं और वहां से चला गया। श्रुति ने कहा। उन्हें जाना पड़ा, इसमें भी तुम्हारी गलती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा परिवार सुबह से परेशान है। मेरी वजह से? लेकिन मैंने क्या किया? ईशान ने पूछा। वो हैरान था और उसका हैरान होना लाजमी भी था। श्रुति ने कहा। खैर ये छोड़ो और मुझे यह बताओ, तुमने अनन्या के कपड़ों पर 20 लाख क्यों खत्म किए? ओह, तो तुम्हें पता चल गया, ईशान ने कहा और हंसने लगा। श्रुति अभी भी सीरियस थी क्योंकि यह मामला अरशद से जुड़ा था। उसने कहा। ईशान, मैं सीरियस हूँ। ईशान ने हंसना बंद किया और कहा। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, पर जब उसने बताया उसका बजट सिर्फ 20,000 का है तो मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगा। वो बेवकूफ़ लड़की 20,000 लेकर इन्फिनिटी मॉल शॉपिंग करने गई थी। मुझे उसे वापस भेजना सही नहीं लगा, इसलिए मैंने उसे बिना बताए उसकी हेल्प कर दी। वो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए। अब वो भी कुछ ढंग के कपड़े पहन पाएगी। ईशान अपनी सेखी बटोरने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था। श्रुति ने उसकी बात सुनी और एक गहरी सांस लेते हुए चेयर से टिक कर बैठ गई और अपनी कॉफी पीने लगी। जब ईशान ने बोलना खत्म किया तब श्रुति ने कहा। तुम्हें लगता है तुमने उसे 20 लाख के कपड़े देकर बहुत बड़ा काम किया है? क्यों, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? ईशान ने यह कहा और प्राउडली श्रुति की ओर देखने लगा। श्रुति उसका मजाक उड़ाते हुए हंसी और कहा। बेवकूफ़, तुम्हें पता भी है वो कौन है? ईशान ने कहा। आह, माय बैड लक, मुझे आज तक पता नहीं चला वो कौन है। अब जब तुमने यह बात स्टार्ट कर ही दी है तो अब बता भी दो कि वो कौन है। श्रुति की स्माइल और गहरी हो गई। उसने कहा। तुम अभी उस लायक नहीं हो कि तुम्हें उसके बारे में बता जाए, लेकिन एक बात याद रखना, जो गलती तुमने कल की वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब से तुम उससे बात नहीं करोगे और जितना हो सकेगा दूर रहोगे। श्रुति जैसे जैसे अपनी बात कह रही थी ईशान की आंखें उतनी ही छोटी होती जा रही थी। आई होप तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, उसने आखिर में कहा। वो बहुत सीरियस लग रही थी। ईशान ने उसे आंखें चढ़ाकर देखा और कहा। नहीं, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ में नहीं आई। अगर तुम चाहती हो मैं तुम्हारी बात को समझूं तो तुम मुझे अनन्या के बारे में बताओ। मुझे जानना है वो कौन है जिसके बारे में मैं पता नहीं लगा सका। उसकी बात सुनकर श्रुति का मन हुआ वो कॉफी का कप अभी उसके सिर पर फोड़ दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। अपनी फ्रस्ट्रेशन को अंदर ही दबाते हुए उसने कहा। देखो ईशान, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रही हूँ। तुम जितना सोच रहे हो उसका बैकग्राउंड उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। रियली? ईशान ने कहा और जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए ही आगे कहा। तुम्हें लगता है तुम यह सब कहोगी और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूँगा? श्रुति ने उसे हंसते हुए देखा और उसे बहुत गुस्सा आया। शायद वो भूल चुकी थी उसके सामने बैठा लड़का एक बेवकूफ़ और जिद्दी बच्चा है जिसे सिर्फ डांट और मार की भाषा ही समझ आती है। वो उठी और वहां से जाने लगी कि तभी ईशान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। उसने हंसना भी बंद कर दिया और कहा। ओके ओके, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ। क्या सच में? श्रुति ने पूछा। हाँ, ईशान ने अपना सिर हिलाया। श्रुति ने खुश होकर उसके गले लग गई और कहा। बहुत बढ़िया, अब जब तुम मेरी बात को समझ चुके हो तो जितना हो सके उतना दूर रहना। यह कहते हुए वो ईशान से अलग हुई, मगर जैसे ही उसने उसका चेहरा देख उसने पूछा। क्या हुआ, तुम इतने दुखी क्यों हो? ईशान ने कहा। मैं तुम्हारे लिए दुखी हूँ। श्रुति ने पूछा। मेरे लिए? तो ईशान ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। श्रुति की भौवें तन गई। वो ईशान को आंखें दिखाते हुए बोली। तुम अब तक मेरे साथ मजाक कर रहे थे? ईशान ने बेचारा सा मुंह बना लिया। इसकी इस हरकत से श्रुति बहुत चिढ़ गई। वो चिल्लाई। ईशान! ईशान ने उसे मासूमियत से देखा। मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तुम ऐसी सिचुएशन में भी मजाक कैसे कर सकते हो? श्रुति को सच में बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे गुस्से में देख ईशान को बहुत बुरा लगा। तुम पहले बैठ जाओ, कहते हुए उसने श्रुति को चेयर पर बिठाया और खुद भी उसकी बगल में बैठते हुए कहा। आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुम तो मुझे अच्छे से जानती हो।
मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी, मुझे सच में उसके लिए बुरा लगा। तुमने कहा उसका बैकग्राउंड खतरनाक है, पर उसे देखकर कौन कहेगा कि उसका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है। उसके ड्रेसिंग सेंस 19s की हीरोइन की तरह है और वो खुद भी हर वक्त पैसा पैसा करती रहती है। इसके बावजूद मुझे समझ नहीं आता उसे कॉलेज में इतनी अच्छी फैसिलिटी क्यों प्रोवाइड की जाती है। वो कॉलेज मेरी फैमिली का है, मगर आज तक मुझे भी वैसी ट्रीटमेंट नहीं प्रोवाइड की गई। वो कब आती है कब जाती है किसी को कुछ पता नहीं चलता। अब तुम बताओ, ऐसे मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ तो इसमें क्या गलत है। श्रुति यह सब सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। ईशान ने आगे कहा, चलो एक पल को मैं मान लूँ उसका बैकग्राउंड खतरनाक है, तो ऐसी क्या वजह होगी कि वो एक नॉर्मल लाइफ जीने पर मजबूर हो गई है। तुम्हें नहीं लगता हमें इस बारे में पता करने की ज़रूरत है। उसकी बातें सुनकर श्रुति समझ गई वो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। वो शांत रही और खुद को नॉर्मल दिखाया। देखो, मैं तुमसे यह नहीं कह रहा तुम मुझे उसके बारे में सब बता दो, तुम मुझे एक छोटा सा हिंट दे दो। मैं प्रॉमिस करता हूँ एक बार मुझे उसके बारे में पता चल गया, बात करना तो दूर, मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं। श्रुति ने अपना सिर हिलाया और सोचा, यह लड़का इतना पागल कैसे हो सकता है। क्या यह कोई डिटेक्टिव है जिसका मिशन कंप्लीट करना कंपलसरी है। नहीं, ऐसा नहीं था। फिर भी उसे दूसरों की लाइफ में इंटरफियर करना की आदत सी हो गई थी। उसने महसूस किया ईशान उसे बड़ी उम्मीद के साथ देख रहा है। उसने आस भरी और खुद से कहा, जब भाई ने इसे सब सच बताने का फैसला कर लिया था, फिर डैड ने मुझे सच बताने से क्यों रोका। उसने यह सोचा और ईशान को देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ हिंट देती हूँ, मगर तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो जब तक तुम उसके बारे में पता नहीं कर लेते तुम मुझसे दूर रहोगे। ईशान ने थोड़ा सोचा और हाँ में अपना सिर हिला दिया। ओके, आई प्रॉमिस। पहले मैं उसके बारे में पता करूँगा, फिर ही उससे बात करूँगा। श्रुति ने अपना सिर हिलाया और कहा, अनन्या को स्पेशल ट्रीटमेंट तुम्हारे डैड के ऑर्डर पर दी जाती है। उसके पीछे कोई ऐसा इंसान है जो हमारी फैमिली से भी ज़्यादा ताकतवर है। अनन्या के बोरिंग कपड़े फॉरेन से डिज़ाइन होके आते हैं। वो दिखने में भले ही सस्ते और बोरिंग लगते हो, मगर उनकी कीमत लाखों में है। उसके ड्रेस पर कोई टैग नहीं है, इसलिए तुम नहीं पता कर सकते उसके ड्रेस कौन डिज़ाइन करता है। और सबसे ज़रूरी बात, उसे खुद भी इस बारे में नहीं पता, इसलिए इस बात का जिक्र उसके सामने मत करना। ईशान अजीब नज़रों से श्रुति को देख रहा था। उसे श्रुति की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ अनन्या मैरिज रजिस्टर ऑफिस के सामने खड़ी थी। उसने अरशद को देखा, फिर अपने हाथों को जिसे अरशद ने थाम रखा था। आज उसके साथ इतना कुछ हुआ था कि वो डर रही थी। अगर यह सब सपना हुआ तो वो सच में बहुत रोने वाली थी। अरशद उसे मैरिज रजिस्टर ऑफिस के अंदर ले आया। आज मैरिज रजिस्टर में स्टाफ के सिवा कोई और नहीं था। अनन्या को समझने में देर नहीं लगी, यह सब अरशद की वजह से था। अरशद को देखते ही वहाँ के स्टाफ उसकी रिस्पेक्ट में खड़े हो गए।